जी बेटा, तो लिक्विड स्टेट के बारे में अगर आप लोगों से कुछ बात पूछी जाए तो कुछ ऐसा है जो बता सकते हैं आप लोग लिक्विड स्टेट के बारे में? एनीथिंग? बेटा, लिक्विड स्टेट के बारे में कुछ बता सकते हैं? सर लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा गैप कम होता है और वो फ्री फ्लोइंग होता है और कोई शेप नहीं होता, कोई साइज नहीं होता। वेरी गुड। बस यही बातें पूछ रहा था, लेकिन फिर भी बताने की हिम्मत पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे थे बच्चे। खैर भाई, लिक्विड एक स्टेट ऑफ मैटर है सर, जिसकी इनडेफिनाइट शेप होती है, ठीक है, और सर डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। इनडेफिनाइट शेप है सर और डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, ठीक है। थोड़ा मैं करीब कर लूं। तो लिक्विड सर एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है कि जिसका सर डेफिनाइट शेप होगा और डेफिनाइट वॉल्यूम होगा। सही है, सॉरी, इनडेफिनाइट शेप होगा और डेफिनाइट वॉल्यूम होगा। अच्छा, राया ने भी एक बात कही कि सर इसमें जो पार्टिकल्स के दरमियान होगा उसमें क्या गैप के बारे में क्या कहा राया? ज्यादा होगा, कम होगा, कुछ ऐसा कुछ कहा था शायद। सर कम होगा, मतलब बहुत टाइटली पैक नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा सा उनके मतलब वाइब्रेट करने की जगह होगी उनके पार्टिकल्स के आपस में, मॉलिक्यूल्स में आपस में। वेरी गुड। ये एक पॉइंट बड़ा अहम है कि लिक्विड के पार्टिकल्स के दरमियान एज कंपेयर टू सॉलिड गैप बहुत ज्यादा होता है। और ये जो गैप है पार्टिकल्स के बीच का, ये सॉलिड में बिल्कुल नहीं होता, लिक्विड में थोड़ा बहुत होता है। जैसे अगर ये मिसाल के तौर पे मैं एक सॉलिड सब्सटेंस बना लूं, तो सॉलिड में पार्टिकल्स बिल्कुल जैम पैक होंगे एक दूसरे से, ठीक है, ये सॉलिड हो गया। अब इसके मुकाबले में अगर मैं लिक्विड पूछूं, तो लिक्विड में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक दूसरे से निस्बतन फासले पर होंगे, यानी कि मतलब सॉलिड की तरह टाइटली पैक भी नहीं होंगे और गैस की तरह बहुत दूर दूर भी नहीं होंगे, करीब करीब होंगे, बट गैप जरूर होगा। गैस की अगर बात करें तो गैस में तो पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे। तो ये हो गई मिसाल लिक्विड की, और ये हो गई मिसाल बेटा गैस की, ठीक है। अच्छा, ये जो पार्टिकल्स में सॉलिड में गैप नहीं है, लिक्विड में थोड़ा बहुत गैप है, और गैस में तो मतलब गैप ही गैप है। मैं असल में ये पूछना चाह रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है, मतलब क्या वजह है कि सॉलिड में गैप बिल्कुल नहीं होता, लिक्विड में थोड़ा बहुत है, और गैस में बिल्कुल भी नहीं है? क्या वजह, क्या है इस गैप की, क्या वजह हो सकती है आपके अंदाजे से? क्या वजह हो सकती है बेटा? सर वैसे तो बताऊं मुझे, लेकिन इसकी वजह ये हो सकती है क्योंकि सॉलिड्स जो होते हैं वो बिल्कुल ही मतलब बहुत हार्ड शेप के होते हैं, तो क्योंकि उन्होंने मूव तो करना नहीं होता, लेकिन पानी का फ्लो होता है पूरा, तो उसके फ्लो करने के लिए मतलब उसके बहने के लिए पार्टिकल्स को दूर होना चाहिए। ठीक और है। गैस तो वैसी फ्री होती है। ओके। अच्छा देखो, इसकी वजह बहुत सिंपल है सर। देखिए, बात असल में कुछ ऐसी है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, दे आर वेरी वेरी टाइटली पैक्ड विद ईच अदर। दे हैव वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स और एटम्स। दैट इज व्हाई दोस एटम्स आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर। इन लिक्विड्स there is force of attraction among particles, but this force of attraction is lesser than solids and greater than gases, and gases have no such force of attraction. उर्दू तर्जुमा क्या है कि भाई सर, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं
उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा होती है कि पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल टाइटली चिपक के रहते हैं। और लिक्विड में पार्टिकल्स जो एक दूसरे से सर थोड़ा दूरी पर चले जाते हैं, एक दूसरे से थोड़ा फासला बना लेते हैं, इस फासले की वजह ये होती है कि सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इनमें, बट सॉलिड के मुकाबले में सर कम होती है, और गैस के मुकाबले में तो सर बहुत होती है। और गैस में तो सर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती नहीं है, तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर ही जा रहे होते हैं। ठीक है, ये बात मैंने शायद चैप्टर के आगाज में भी कही थी और मैंने फिर अभी एक्सप्लेन की है। तो कोई सवाल अभी तक? सर जी बेटा जी। लिक्विड में हाई डेंसिटी भी होती है ना? देखो ताहा आपने पूछा ना ये? नहीं महद। महद, ओके। अच्छा देखो यार इसमें ना तजाद है थोड़ा कि सर लिक्विड की हाई डेंसिटी होती है या नहीं होती। देखो सबसे ज्यादा डेंसिफाइड सब्सटेंसेस जो होते हैं वो होते हैं सॉलिड्स, और लिक्विड उनके कंपैरिजन में कम डेंसिटी के होते हैं। अच्छा क्यों होता है ऐसा, इसकी मैं वजह भी बता देता हूँ। सवाल वैसे अच्छा है। देखो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है सर मास अपॉन वॉल्यूम, किसी भी चीज का सर वजन और डिवाइडेड बाय उसने कितनी जगह घेरी है, ये डेंसिटी का फॉर्मूला है। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि गैसेस का तो इंडेफिनाइट वॉल्यूम होता है, यानी कि कोई वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, मतलब जितनी जगह मिल जाए उतने घेर लेते हैं। लिक्विड का वॉल्यूम तो डेफिनाइट होता है, लेकिन एज कंपेयर टू सॉलिड देयर वॉल्यूम्स आर ग्रेटर, मतलब इनका वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा होता है। अगर लाइक मेरे पास एक एल्यूमिनियम का टुकड़ा है और मैं उसको पिघलाऊंगा, तो उस एल्यूमिनियम के टुकड़े का जो वॉल्यूम सॉलिड में था उससे बढ़ जाएगा, यानी कि सॉलिड एल्यूमिनियम ने जितनी जगह घेरी हुई थी उससे ज्यादा लिक्विड एल्यूमिनियम जगह घेरेगा। अब सवाल उठता है कि सर क्यों लिक्विड एल्यूमिनियम जगह ज्यादा क्यों घेरेगा? बेटा बहुत आसान है ना। देखो यहाँ पे पार्टिकल्स चिपके हुए एक दूसरे से, यहाँ पार्टिकल्स के बीच में बहुत थोड़ा सा ही सही लेकिन गैप तो आया है ना। अब इस गैप की वजह से अल्टीमेटली पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़ा दूर होंगे। जब पार्टिकल्स थोड़ा बहुत दूर होंगे तो अल्टीमेटली उन्होंने जितनी जगह घेरी होगी, इस टुकड़े इतने बड़े सॉलिड ने जो जगह घेरी होगी वो हो सकता है बढ़ के इतनी हो गई हो। ये बात समझ में आई मेरी बात? जी सर। ठीक है। अच्छा अब आ जाओ बात डेंसिटी पर। देखो मैं एक सिंपल सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, लाइक मेरे पास 10 डिवाइडेड बाय 5 एंड 10 डिवाइडेड बाय 2। तो जरा मुझे बताओ कि इन दोनों, इसका आंसर आएगा 10 डिवाइडेड बाय 5 का आंसर आएगा 2 और 10 डिवाइड बाय 2 का आंसर आएगा 5, ऐसे ही है? यही आएगा आंसर? जी सर। ओके। अच्छा अब मुझे एक चीज जो इस कैलकुलेशन से नजर आ रही है वो क्या है? कैलकुलेशन से मुझे सर कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है, क्योंकि देखो न्यूमिनेटर जो है ना वो दोनों का एक ही है, ऊपर वाला न्यूमिनेटर कहलाता है, तो न्यूमिनेटर जो है दोनों का वो एक ही है, फर्क है डिनोमिनेटर में। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है उसका आंसर छोटा है, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा है उसका आंसर बड़ा है, ऐसा ही है ना। अब आ जाओ जरा फॉर्मूला पे डेंसिटी के। यानी कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा यानी कि वॉल्यूम बड़ा होगा तो डेंसिटी का आंसर ऑटोमेटिकली कम आएगा, और अगर वॉल्यूम छोटा होगा तो डेंसिटी का आंसर ऑटोमेटिकली बड़ा आएगा। तो देखो लिक्विड का वॉल्यूम एज कंपेयर टू सॉलिड ज्यादा होता है, तो जब डिनोमिनेटर बड़ा हुआ तो डिवाइड होने के बाद जो आंसर आएगा वो छोटा आ जाएगा, और सॉलिड का वॉल्यूम कम होता है एज कंपेयर टू लिक्विड, तो जब डिनोमिनेटर छोटा होगा तो वॉल्यूम का जो डिवाइड होने के बाद आंसर आएगा वो बड़ा आएगा। बात समझ में आ गई? जी ठीक है, और कोई सवाल? और कोई सवाल बेटा? ओके, रब कर रहा हूं मैं ये वाला हिस्सा। रिकॉर्डिंग हो रही है ना लेक्चर की, जरा देख लो। जी सर। ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं बिहेवियर ऑफ लिक्विड की। अच्छा देखो जब हमने सॉलिड स्टार्ट किया था तो सॉलिड में भी हमने कुछ ऐसे ही किया था कि
पहले हमने सॉलिड का इंट्रोडक्शन लिया, फिर सॉलिड की टाइप्स, और फिर उसकी मतलब सॉलिड से रिलेट करते हुए चीजें पढ़ते गए। अब जो हमने लिक्विड स्टार्ट किया, तो लिक्विड में भी कुछ ऐसे ही होगा कि लिक्विड का बिहेवियर, लिक्विड से रिलेटेड जो चीजें हैं मुख्तलिफ, उनको हम पढ़ते हुए चलेंगे आगे। सेम यही केस हम गैस के साथ भी करेंगे। तो अब हम पढ़ रहे हैं बिहेवियर ऑफ लिक्विड्स। अच्छा, तो बिहेवियर ऑफ लिक्विड में जो पहला बिहेवियर है वो है बेटा डिफ्यूजिबिलिटी। तो क्या कोई मुझे बता सकता है डिफ्यूजिबिलिटी के बारे में कुछ भी? कुछ भी? हायर concentration to lower concentration. हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यार इस वाले जवाब में ना महत फड्डे हैं बहुत ज्यादा, मतलब इसमें इश्यूज रहते हैं। जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन है ना, इसमें मतलब जवाब गलत नहीं है, गूगल अगर करोगे तो गूगल में भी ये जवाब मिलता है, लेकिन इसमें फड्डे और फसाद है। अच्छा, ये फड्डे और फसाद ना ऐसे नहीं मिलते, मतलब सिंपल मैनर में नहीं आते आपके सामने। अगर थोड़ा सा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, आप चीजों को सोचते हैं, सोच के जब इंटरफेरेंस और ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट क्रिएट करते हैं, तो उससे आपको अंदाजा होता है कि नहीं यार इस चीज में थोड़ा फंड आ सकता है। तो मैं इस वाली डेफिनेशन को गलत इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, लेकिन मैं इसे सही भी नहीं कहूंगा क्योंकि मेरी ऑब्जर्वेशन इसे सही नहीं मानती। कोई और कुछ बता सकते हैं डिफ्यूजिबिलिटी के हवाले से? एक जवाब आया, अप्रिशिएबल है। Movement of particles. गुड, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, इसको हम कहते हैं बेटा इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, मूवमेंट वाला जवाब गलत नहीं है, बिकॉज जब तक पार्टिकल मूव नहीं करेंगे तो दे आरंट एबल टू इंटरमिक्स। मूव होना जरूरी है इंटरमिक्स होने के लिए। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ होमोजीनस मिक्सचर। अच्छा, ये जो लफ्ज है मैंने लिखा होमोजीनस मिक्सचर, क्या इसके बारे में कुछ पता है किसी को? बेटा पता है? नहीं पता तो बोलो नहीं पता। नहीं पता। ये बोला करो नहीं पता, कोई मसला नहीं है यार, लेकिन कम से कम बोला करो, ऐसा लगे कि क्लास में सब जिंदा हो। वरना थोड़ी थोड़ी देर में मुझे अजीब अजीब सी फीलिंग आने लगती है कि पता नहीं मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, किसको पढ़ा रहा हूँ। अच्छा देखो, होमोजीनियस मिक्सचर, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स एंड फॉर्मेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। ये जो लफ्ज होमोजीनियस होता है, इसको मैं एक मिसाल से समझाता हूँ। देखो, शरबत वगैरह बनाने के लिए अक्सर हम पानी में चीनी को डिसॉल्व करते हैं, और एक और तरह का अगर मैं आपसे कहूं कि एक सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, मतलब आपके पास 2 गिलास पानी है फॉर एग्जांपल, 1 गिलास पानी में मैं 2 चम्मच चीनी डालता हूं और 1 गिलास पानी में मैं 2 चम्मच मट्टी डालता हूं, और दोनों में मैं कांस्टेंट स्टीयरिंग करता हूं, बहुत देर तक उसको स्टीयर करता हूं दोनों को। तो कुछ देर बाद, लाइक 5 मिनट 10 मिनट बाद, क्या ऑब्जर्वेशन होगी आप दोनों ग्लास के हवाले से? क्या ऑब्जर्वेशन होगी बेटा? बेटा आवाज आ रही है मेरी? सर रिपीट करिएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल, एक केस स्टडी मैंने आपके सामने रखी है। केस है कि 2 ग्लास में पानी है, 1 ग्लास में मैं 2 चम्मच चीनी डाल दे रहा हूँ, और 1 ग्लास में मैं 2 चम्मच मट्टी डाल देता हूँ, और उसके बाद दोनों ग्लास के पानी को चीजें मिलाने के बाद मैं कॉन्स्टेंटली स्टिर करता हूँ।
कॉन्स्टेंटली, तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स, 5 मिनट 10 मिनट अगर यही स्टिरिंग करो, उसके बाद आपकी क्या ऑब्जर्वेशन होगी उन 2 ग्लासेस के हवाले से, ये पूछना चाहता हूं। सर एक में जो एक ग्लास में जिसमें चीनी है वो डिसॉल्व हो जाएगी और मट्टी नहीं। ठीक है सर, जिस ग्लास में चीनी है वो डिसॉल्व हो जाएगी और मट्टी जो है वो सर डिसॉल्व नहीं होगी। अच्छा, अब अगर मैं ऐसा कहूं कि ये ग्लास है, इसमें पानी है, ये ग्लास है, इसमें पानी है, इसमें मैंने शुगर ऐड की और इसमें मैंने सैंड ऐड की, तो आफ्टर डिसोल्यूशन जब मैंने ऐड किया होगा तो चीनी के पार्टिकल्स यहां ऐसे नीचे आकर बहुत सारे चीनी के पार्टिकल्स बैठ गए होंगे। ठीक है, सेम मट्टी के पार्टिकल्स भी आकर ऐसे ही बैठे होंगे। जब डिसॉल्व कर दोगे, यानी कि स्टिरिंग कर दोगे काफी देर तक और डिसॉल्व कर दोगे, तो मुझे ये बताया गया कि सर ये जो शुगर है ये डिसॉल्व हो जाएगी और मट्टी डिसॉल्व नहीं होगी। सही है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि शुगर डिसॉल्व हो जाएगी तो यहां पर कैसा ऑब्जर्व करोगे, इस ग्लास को कैसा ऑब्जर्व करोगे? आवाज आ रही है बेटा? जी सर। बेटा तो सवाल पूछ रहा हूँ मुसलसल, लेकिन जवाब पता नहीं किस बात में तुम लोग खामोश रहते हो। मुझे चिढ़ आती है, मुझे नफरत आती है, लेकिन मेरे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। कभी कभार दिल करता है कि तुम लोगों के हलक के अंदर ना, वो जैसे पुराने जमाने के अंदर अगर किसी की आवाज बैठ जाती थी या वो गला वाला खराब हो जाता था, तो उसके गले में कोई पतली सी कोई डंडी वंडी डालते थे थोड़ा सा उसको, ताकि उसके जो तो कह सकते हैं कि स्पीकर है वो थोड़ा सा स्क्रैचेस आते थे तो वो थोड़ा बेहतर हो जाता था। मेरा दिल करता है कसम से कि तुम लोग के साथ वैसे ही कुछ करूं कि तुम लोग के स्पीकर से आवाज तो निकले। क्या ऑब्जर्व करोगे जब डिसॉल्व हो जाएगी? पानी जो है वो जिसमें चीनी थी वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और जिसमें सेंट थी उसका कलर थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा, यही सवाल था और यही जवाब देना भी था। मुझे समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कि मैं तुम लोगों से इतने बेसिक क्वेश्चंस करता हूँ और उन बेसिक क्वेश्चंस में भी तुम लोगों का एटीट्यूड ऐसा होता है जैसे कि पता नहीं मैंने तुम लोगों से कोई पीएचडी या मास्टर्स लेवल का क्वेश्चन कर लिया हो। सब एकदम खामोश, एकदम सकते में रहते हैं कि पता नहीं क्या मैंने पूछ लिया हो, कौन सा जुल्म मैंने कर दिया हो। क्या जुल्म मैं नहीं कर रहा हूं आप लोगों के साथ, जुल्म आप लोग खुद कर रहे हो अपने साथ कुछ भी ना बोलकर। खैर, मुझे जवाब मिला कि शुगर सर डिसॉल्व हो जाएगी, गायब हो जाएगी, नजर नहीं आएगी, और जहां पर आपने सैंड डाला होगा सर उस पानी का कलर चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये वाला जो मिक्सचर था इसमें मैंने दो स्टेट्स को, स्टेट ऑफ मैटर, दो अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर को मैंने मिक्स किया था। एक थी सॉलिड और एक थी लिक्विड। इस वाले में भी कुछ ऐसे ही किया था, एक थी सॉलिड और एक थी लिक्विड। अच्छा, इन दोनों को मिक्स करने के बाद सॉलिड और लिक्विड को, मुझे एक बात बताएं कि आपने क्या ऑब्जर्व किया जब सॉलिड और लिक्विड हमने मिक्स किया, तो अल्टीमेटली जब ये डिसॉल्व हो गया सब कुछ, अब आपको रिजल्ट में कितनी स्टेट्स नजर आ रही हैं जब ये डिसॉल्व हो गई शुगर?
अब इस पानी को देखकर आपको इस ग्लास में कितनी स्टेट ऑफ मैटर नजर आ रही है? सर सिर्फ लिक्विड ही नजर आ रहा है क्योंकि शुगर तो डिसॉल्व हो गई है। गुड सर, दो मिलाई थी लेकिन नजर अब सर सिर्फ एक आ रही है। ठीक है, अब नजर सर सिर्फ एक आ रही है, लिक्विड। सर सिर्फ लिक्विड नजर आ रही है डिसॉल्व होने के बाद। अच्छा, इधर तो डिसॉल्व हुआ ही नहीं, तो मेरे ख्याल से आपको दोनों ही नजर आएंगी, है ना? बोथ स्टेट्स आपको नजर आ रही होंगी। इस वाले मिक्सचर को कहेंगे हेटेरोजीनस, और ये वाला जो मिक्सचर है इसको कहेंगे हम होमोजीनस। बेटा लफ्ज होमो का मतलब होता है वन, सिंगल, और हेट्रो का मतलब होता है मल्टीपल। तो जब हम कह रहे हैं होमोजीनस, तो होमोजीनस का मतलब हुआ सिंगल फेज, यानी कि सिंगल स्टेट नजर आ रही है, और हेट्रो का मतलब मल्टीपल स्टेट्स नजर आ रही है। तो डिफ्यूजिबिलिटी क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स, यानी कि दो अलग अलग तरह की चीजें आपस में कुछ इस तरीके से मिल जाएं कि नतीजे में होमोजीनस मिक्सचर आए। यानी कि जब दो अलग अलग चीजें मिलें और मिलकर एक मिक्सचर तैयार हो, तो वो मिक्सचर सिर्फ अकेला मिक्सचर एक चीज आपको नजर आए, अलग अलग तरह की चीजें नजर ना आए। जैसे यहां पर आपको पानी अलग नजर आ रहा है, मट्टी अलग नजर आ रही है, यहां पर आपको सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही है, पानी, बस। तो डिफ्यूजिबिलिटी भी एक इसी तरह की चीज है कि उसमें पार्टिकल्स इस तरीके से आपस में मिक्स हो कि नतीजतन होमोजीनस मिक्सचर आए, हेट्रोजीनस ना आए। ठीक है, बात समझ में आ गई? जी सर। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ये नीचे वाला हिस्सा रब करूंगा। ले लिया? जी। ठीक है। जी। अच्छा देखो, डिफ्यूजिबिलिटी क्या है वो समझ गए। एक मिसाल और भी है जो बचपन से आप सुनते आ रहे हो, मैं वही दे देता हूं क्योंकि वो समझना आपके लिए जरा आसान हो जाएगा। वो एक शीशे के ग्लास में पानी लें और उसमें एक ब्लू इंक या ब्लैक इंक का एक या दो कतरे गिराएं, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर मिसाल के तौर पर एक ग्लास पानी है, तो ये पानी के अंदर पानी के एटम्स, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। अब आपने क्या किया? आपने एक ब्लैक इंक के दो कतरे गिरा दिए। जब आपने ब्लैक इंक के दो कतरे गिराए तो क्या होगा? वो जो ब्लैक इंक के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हैं, वो यहां पर आकर इन खाली जगहों पर, जहां पर यहां पर एटम नहीं है, वहां पर आकर जगह बनाना शुरू कर देंगे। अब आपने तो यहाँ टॉप पर डाला है ना इंक को, तो टॉप वाले मॉलिक्यूल को नीचे तक पहुंचने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, वो आहिस्ता आहिस्ता इनसे टकराते हुए आएगा। एक मॉलिक्यूल से टकराएगा, वो उसको धक्का देगा वाटर का, चल भाई दफा हो जाए यहाँ से, फिर दूसरे टकराएगा, चल भाई तू भी निकल, फिर इस तरीके से चलता रहेगा, तो अल्टीमेटली ये पूरे में फैल जाएगा। सही है? अब यहां देखो, इस चीज को कहते हैं इंटरमिक्सिंग। दो अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस हैं और उनके एटम्स आपस में कुछ इस तरीके से घुल मिल गए हैं कि इनमें फर्क कर पाना नामुमकिन हो गया है। और ये जब मिक्सचर बन जाता है तो ये होमोजेनस मिक्सचर भी होता है। चाहो तो आज घर में करके देख लेना, एक शीशे के ग्लास में थोड़ा सा पानी लेना, उसमें दो कतरे ब्लू या ब्लैक इंक गिरा देना। ब्लू इंक ले लेना, वो जरा वॉशेबल हल्की होती है तो वो आसानी से वॉश भी हो जाती है। तो ब्लू इंक के दो कतरे गिरा देना, थोड़ी देर बाद देखना कि जितना भी पानी उसके अंदर था ना, उस पूरे पानी का कलर ब्लू हो जाएगा। अब वो पूरा पानी का कलर अगर ब्लू हो रहा है तो इसका मतलब अब आप जब पूरे पानी का कलर ब्लू हो जाएगा, आप किसी के सामने रखोगे कि उससे पूछोगे ये क्या है, तो वो आपसे बोलेगा सर ये ब्लू कलर है या ब्लू इंक है। वो ये नहीं बोल सकता कि पानी के अंदर आपने दो चार कतरे इंक के गिराए थे, वो यही बोलेगा कि सर ये ब्लू इंक है या ब्लू कलर है, वो यही बोलेगा, क्योंकि होमोजीनस हो गई है ना बात। पानी और इंक कुछ इस तरीके से मिल गए कि अब वो बिल्कुल एक ही तरह की चीज नजर आ रहे हैं। पानी का कलर खत्म हो गया है, अब सिर्फ कलर किस चीज का नजर आ रहा है? इंक का नजर आ रहा है।
तो ये वाली जो मंतक है या ये वाली जो बात है बेटा, इसे कहते हैं डिफ्यूजिबिलिटी। बात समझ में आई? कोई सवाल या कंफ्यूजन? क्या कोई सवाल या कंफ्यूजन? नो सर। क्लियर है। क्लियर। जी, तो कंप्रेसिबिलिटी, क्या कुछ बता सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी के हवाले से? सर डिक्रीज इन वॉल्यूम बाय इंक्रीज इन प्रेशर। वेरी गुड, वेरी गुड। डिक्रीज इन वॉल्यूम बाय इंक्रीज इन प्रेशर। अच्छा, अब अगर मैं लिक्विड की कहानी में कंप्रेसिबिलिटी लिख रहा हूं या बता रहा हूं, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो सकता है कि लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर होता है। आपको क्या लगता है कि लिक्विड में ये कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर क्यों होता होगा? कोई वजह तो होगी ना? क्या वजह हो सकती है? जी बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। खैर, कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी क्यों होती है लिक्विड्स के अंदर, उसके पीछे एक रीजन है। और रीजन ये है कि कंप्रेसिबिलिटी क्या है? कंप्रेसिबिलिटी चेंज इन वॉल्यूम compressibility change in volume with increase in pressure। प्रेशर बढ़ता जाए, वॉल्यूम कम होता जाए। ठीक है, देखो इसको ऐसे समझो कि ये एक पिस्टन है हमारे पास। पिस्टन, वो सिरिंज देखी होगी आप लोगों ने, जैसे डॉक्टर इंजेक्शन ठूसते हैं, ऐसे यहाँ पर एक वो निकला हुआ होता है, फिर उसके ऊपर नीडल लगी हुई होती है। तो ये थोड़ा बड़ा चौड़ा करके बना दिया। ये बिल्कुल उसी तरह का कोई मैकेनिज्म है, कोई कंटेनर है। मान लो उसमें बस ये सुई नहीं है और ये इस तरीके से यहाँ पे से सील है। अब इस कंटेनर के अंदर ये लिक्विड कोई भरा हुआ है, और हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा चिपके हुए नहीं होते, मतलब बिल्कुल चिपके हुए नहीं होते, बट काफी करीब करीब होते हैं। और उन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप्स भी होते हैं। ठीक है, गैप्स भी होते हैं। अब मैं क्या करूं कि मैं इस पिस्टन को, जो सिरिंज की तरह है, जिसको मैं ऊपर से नीचे नोजल को इस तरीके से दबाऊं, तो जब मैं ऊपर से इसके ऊपर इस तरीके से प्रेशर अप्लाई करूंगा या फोर्स अप्लाई करूंगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे, गैस के मॉलिक्यूल, सॉरी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में ये जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह हैं, ये वाली, इस जगह पर ये जितने भी पार्टिकल्स के बीच में ये खाली जगह आपको नजर आ रही है, फोर्स लगने की वजह से क्या होगा, ये फोर्स इन पार्टिकल्स को, इन मॉलिक्यूल्स को मजबूर करेगी कि ये एक दूसरे के थोड़ा करीब आ जाए और इनके दरमियान के जो ये फासले हैं, ये इन फासलों को खत्म कर दें। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा? विद द पैसेज ऑफ टाइम ये होगा कि पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल करीब 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 आ जाएंगे और इनके बीच के ये सारे फासले खत्म हो जाएंगे। जब ये सारे फासले खत्म हो जाएंगे, तो पहले इतनी इतनी जगह घेरी हुई थी इस लिक्विड ने, अब इतनी जगह घेरी हुई है। पहले हाइट ये थी, अब हाइट ये है। तो आपके हिसाब से हाइट ये वाली ज्यादा है या ये वाली? तो आपका जवाब यकीनन ये होगा कि सर
ये वाली हाइट ज्यादा है यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा था, और ये वाली हाइट कम है सर, इसका मतलब यहाँ वॉल्यूम कम था, यानी कि यहाँ पर जब हमने प्रेशर को बढ़ाया तो सर यहाँ पर वॉल्यूम कम हो गया। बस इस चीज को या इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। टॉपिक क्लियर है? कोई सवाल इसमें? क्लियर सर। नो सर क्लियर है। ठीक है, जा सकते हैं आप लोग। अल्लाह हाफिज।